हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे त्रिभुज। वो क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज, जो कि इसमें कहता है 6.1 चैप्टर का है ये। और इसमें कहता है दो बातें, एक आता है समरूप और एक आता है सर्वांगसम। ठीक है, इसमें दो का सिंबल जो है इस तरह से देते हैं और सर्वांगसम का देते हैं इस तरह से, है ना। यानी कि सर्वांगसम किसको कहेंगे? यही देखने वाली आकृति है ना। त्रिभुज में हम लोग देखेंगे समरूप और सर्वांगसम। पहला चैप्टर यही है कि किस पहचानना है कि कौन समरूप है और कौन सर्वांगसम है और कौन समरूप है कि नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर नाम से पता लगता है सम रूप। अगर अलग अलग करते तो सम माने क्या होता है? बराबर, और रूप माने आकार। कर सकते हैं, यानी कि जब जो है समान आकार का हो, समान आकृति हो, समान आकृति हो तो वो क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। यहाँ पर समान आकृति है ना, समान आकृति होने पर क्या कहलाएगा? समरूप। अब समान आकृति में भी जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले समान आकृति क्या होगा, या तो भुजा अनुपातिक हो जाए या भुजा अनुपातिक हो या कोण अनुपातिक हो। कोण क्या हो? अनुपातिक हो, यानी कि आपस में बराबर हो। कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। ये दोनों कंडीशन है जो कि इसमें अप्लाई होता है समरूप में। या तो भुजा को देखते हैं या तो कोण को देखते हैं। यदि वो बराबर होते हैं तो वह जो है अनुपातिक में चला जाता है। अगर उनका अनुपात बराबर होता है, जैसे मान लिया कि समरूप करने का मतलब क्या कर सकते हैं कि एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा हम त्रिभुज बना डी ई एफ। अगर ये कर दे 2, ये 4, ये 6, अगर यहाँ हम कर दें 4 12 8, तो देखिए यहाँ पर ये समरूप होगा कि नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, इसका ये देखिए 2 गुना है, इसका ये वाला 2 गुना है, इसका ये वाला 2 गुना है। तो ये एक दूसरे का क्या हुआ? समरूप हुआ। यानी कि कहने का मतलब ये दोनों आपस में क्या है? समरूप है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि समरूप कैसे लिखेंगे। ये अभी फिलहाल हम बता रहे हैं समरूप कैसे लिखेंगे, है ना। अगर हम कह दें कि ये एक त्रिभुज है और ये एक वृत्त है, तो क्या यह समरूप है? तो देखिए, यह समरूप नहीं है, यह समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एगो त्रिभुज है और दूसरा क्या है? वृत्त है। ठीक है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग समरूप लिखेंगे। अब सर्वांगसम देखिए, इसको भी अलग-अलग करते हैं। सर्व, अंग, सम, तब जाकर के मिला है सर्वांगसम। यानी सर्व माने क्या होता है? सभी। अंग माने क्या होता है? भुजा कह सकते हैं इसका, क्योंकि त्रिभुज है तो भुजा ही होगा अंग का। और सम माने क्या होगा? बराबर। यानी हम कह सकते हैं सभी भुजा क्या हो? बराबर हो। या कोण भी कह सकते हैं, वो भी अंग है इसका। तो या तो सभी भुजा बराबर हो आपस में या तो सभी कोण बराबर हो। जब पूर्ण रूप से आपस में बराबर होगा तो वह क्या कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा। अगर पूर्ण रूप से बराबर नहीं होगा, यानी वो अनुपात में होगा, तो वह क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। सर्वांगसम का सिंबल अभी बतलाया कि इस तरह से देते हैं, है ना। अगर कोई त्रिभुज दे दे ए बी सी, दूसरा त्रिभुज दे दें डी ई एफ। अगर ये कह दे 5, ये 10 और ये 15, तो इसको भी देना होगा हमको 5, मान लिया 10 और ये कितना? 15। देखिए तीनों आपस में बराबर, 5 के 5 बराबर, 10 का 10 बराबर, 15 का 15 बराबर। तब इस स्थिति में हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज होगा, यानी दोनों बराबर हो गया। तो कौन पहले लिखे? ए बी। ए बी कौन है? 5 वाला है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ई एफ लिखेंगे 5 वाला, है ना। फिर कौन लिखे? बी सी। बी और सी 10 वाला, तो 10 वाला कौन है? एफ और डी है, तो एफ और डी लिख देंगे। तो इस तरह से ये सर्वांगसम लिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात आप समझ गए हम लोग कि समरूप किसको कहेंगे और सर्वांगसम किसको कहेंगे। समरूप उसको कहेंगे जो देखने में एक समान हो, लेकिन उसकी भुजाएं क्या हो? अनुपातिक हो। यदि अनुपात बराबर नहीं होता है तो वो भी अनुपातिक नहीं होगा, वो भी समरूप नहीं होगा, अगर अनुपात बराबर नहीं होता है तो।
लेकिन सर्वांगसम में एक कंडीशन है, सबसे बड़ा कंडीशन माने सभी भुजा या अंग जो है यानी उसका कोण जो है क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब देखिए अगर हमने मान लिया कि दूसरा त्रिभुज बना ले, अब हम लोग को समरूप पहचानना है कि समरूप है कि नहीं है ना? एक छोटा त्रिभुज बना लेते हैं, है ना? नाम देते हैं ए, बी और क्या? सी दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं डी, ई और एफ दे देते हैं, ठीक है? इसमें हम लोग जो है कुछ माप दे देते हैं और माप देने के बाद इसको देखेंगे कि यह समरूप है कि नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मान लिया कि ये 8 हो जाए, ये 10 हो जाए और ये मान लिया 6 हो जाए। 4 दे देते हैं, 3 दे देते हैं और कितना दे देते हैं? 5 दे देते हैं। इस तरह से दे देते हैं। इस तरह से जब हम दे देंगे और पूछ रहे हैं कि ये समरूप है कि नहीं है, तो सबसे पहले देखेंगे कि भुजा कौन-कौन अनुपातिक जा रहा है ना? तो देखिए बी और सी, ई और एफ। देखिए यहाँ 6 है और यहाँ क्या है? 3 है, यानी आधा है। यहाँ देखिए 8 है, यहाँ कितना है? 4 है। यहाँ 10 है, यहाँ कितना है? 5, यानी बिल्कुल आधा-आधा जा रहा है। तो हम लिखेंगे क्या? हम देख रहे हैं कि AB बटा क्या कर सकते हैं? भुजाएँ अनुपातिक होती है। अगर ए भी लिए 8 वाला तो इधर कौन लेंगे? डी लेंगे 4 वाला, क्योंकि आधा हो रहा है। उसी तरह से बीसी लेंगे, तो इधर क्या लेना पड़ेगा? ईएफ लेना पड़ेगा। बराबर अगर हम एसी लेते हैं 10 वाला, तो इसका आधा वाला कौन है? तो डीएफ 2 आ रहा है। जैसे देख लीजिए, करके देखते हैं। एबी कितना है? 8 है। डी कितना है? 4 है। तो 4 दूनी 8, 2 आ गया। बराबर बीसी देखिए, बीसी कितना है? 6 है। ईएफ कितना है? 3 है। कट के कितना आ गया? 2। एसी कितना है? एसी देखिएगा, एसी कितना है? 10 है, डीएफ कितना है? 5 है, एबी कट के कितना आ गया? 2, यानी तीनों स्थिति में अनुपात क्या आ गया? बराबर आ गया। तब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी, एबी समरूप में लिखने में याद रखना है कि जौन भुजा जिसके अनुपातिक है उसको उसी सीरीज में लिखना है। जैसे पहले हम क्या लिखे? ए बी, ए और बी लिखे तो कौन वाला? 8 वाला। तो इधर कौन वाला लिए थे? डी और ई लेंगे तो त्रिभुज डी, ई और बाकी बच गया एक एफ। तो ये हो गया समरूप त्रिभुज। यानी त्रिभुज हम कह सकते हैं कि एबीसी समरूप त्रिभुज है डीई एफ। लेकिन अगर हम कह दें कि पूछ दे कि क्या यह सर्वांगसम है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह सर्वांगसम नहीं है। यानी क्यों नहीं सर्वांगसम है? क्योंकि ये दो आपस में बराबर नहीं है। चलिए, अब वो तो त्रिभुज की बात हो गया। अब चलिए एक आयत में देख लेते हैं, पूछ लेते हैं कि यह समरूप है कि नहीं है ना? मान लिया ए, बी, सी, डी। यहाँ 90 डिग्री का कोण दे दे, है ना? यहाँ पर दे देते हैं 5, यहाँ पे देते हैं और नीचे में दे देते हैं हम लोग 10। 5 और कितना दे दिया? 10 दे दिया, ठीक है? एक इसी के समरूप अब दूसरा त्रिभुज बनाते हैं। समरूप है या नहीं है ये बतलाना है। एक आयत बना दिए, डी, ई, एफ, जी। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, वो अपने हिसाब से है ना? वो कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखना नाम देने में कि सीरीज एक ही तरफ से चले, जो भी चलना है एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज जैसे भी चलना है। अगर हम दे दें, इसका दे दें 2 और कितना दे दें 4 और पूछ दें कि क्या यह अनुपातिक है? क्या यह समरूप त्रिभुज होगा और सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा? ये भी बतलाना है ना? तो अब देखिए एडी नज़र आ रहा है और डीसी नज़र आ रहा है, 2 चीज़ दिया हुआ है। आयत में तो जानते हैं कि ये और ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। आयत ये भी है तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये होगा। निकाल के देखते हैं। पहले करते हैं क्या? एडी, एडी कर लिया, फिर डीजी करके देखते हैं, कितना आया? एडी बटा डीजी कितना है? एडी कितना है? 5 है, डीजी कितना है? 2 है, ठीक है? अब दूसरा निकालिए डीसी बटा क्या निकाल दें? जीएफ कितना है यहाँ? 10, यहाँ कितना है? 4, काट दिए। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी क्या आ गया? डीसी बटा जीएफ बराबर कितना आ गया? 5 बटा 2। देखिए 5 बटा 2, 5 बटा 2 ये भी है, तो हम लिख सकते हैं कि एडी बटा डीजी बराबर डीसी बटा जीएफ बराबर कितना है? 5 बटा 2 है ना? बराबर है सब? तो बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि चतुर्भुज एबीसीडी आयत है किसका? डीईएफजी का, ठीक है? यानी कहने का मतलब है कि समरूप कहने का मतलब कि समान अनुपात हो रहा है। लेकिन अब यह सर्वांगसम नहीं है, यानी चतुर्भुज हम कह लें एबीसीडी सर्वांगसम नहीं है। चतुर्भुज किसका? डीईएफजी का।
क्यों नहीं सर्वांग सम है? क्योंकि इसकी भुजाएँ आपस में बराबर नहीं है, ठीक है?